मैं एक खूबसूरत औरत थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद मुझे एक खास किस्म की बीमारी लगी थी कि मैं जब भी हामला होती 6 माह बाद ही मेरा हमल गिर जाता। मैंने तकरीबन 9 साल अपने शौहर से ताल्लुकात बनाए थे, लेकिन फिर भी मेरा हमल पूरे दिन तक नहीं पहुंच पाता था। एक दिन नौकर ने मुझे परेशान देखा तो बोला, मालकिन आप कुछ रातें मेरे साथ गुजार लें, आपका हमल जाया नहीं होगा बल्कि सही सलामत बच्चा पैदा होगा। मरती क्या ना करती, नौकर की बात मान ली क्योंकि कुछ टाइम ही तो लगना था। अगली रात नौकर को कमरे में बुला लिया, लेकिन उस रात तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि नौकर का तो मैं कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी और आंसुओं का सैलाब मेरी आंखों से बह रहा था। मेरे पास क्या कुछ नहीं था, दौलत, इज्जत, कारोबारी शोहर। मैं खूबसूरत थी, हसीन थी, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी थी कि जब मैं हामला होती तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा जाया हो जाता था। मेरे शोहर ने डॉक्टर, हकीम हर तरह से इलाज करवाया था, लेकिन मेरे साथ यही सिलसिला जारी रहता था। मैं अपनी सोच में मगन थी जब किसी की तेज नजरों की चमक ने मुझे बुड़बुड़ाने पर मजबूर कर दिया। मैंने सामने देखा, वो हमारा नौकर था। शीशे को साफ करते हुए वो मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो भड़बड़ा सा गया। फौरन मुझसे नजर झुकाकर फिर से शीशा साफ करने लगा। अभी कुछ दिन पहले पुराना नौकर काम छोड़कर गया तो मेरे शौहर ने नया नौकर रखा था। वो नौकर 24 साल का था, घर के छोटे मोटे कामों के साथ ड्राइविंग भी करता था। यूं समझ लें कि मेरे शौहर ने उसे मेरे कामों के लिए रखा हुआ था। जहां भी जाना होता उसी मुलाजिम के साथ जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जब मैं उसे देखती हूँ तो वो फौरन नजरें बदल लेता है। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरा शौहर बल्कि पूरी दुनिया ही तंग आ चुकी थी। महफिल में जाती तो औरतें मुझसे दूर दूर होने लगती, ऐसे जैसे मैं मनहूस हूँ। खास तौर पर हामला औरत तो मुझे यूं देखती कि जैसे मैं कोई डायन हूँ। मैं जानती थी कि मुझे महफिलों में लोग शायद इसीलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि मेरा शौहर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके ताल्लुकात की वजह से सब लोग मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। रात को मैं एक पार्टी में गई थी, लेकिन बहुत सी औरतें मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी क्योंकि सभी जानती थी कि मैं जब भी हामला होती हूँ तो 6 महीने के बाद ही मेरा हमल जाया हो जाता है। एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ है। 6 महीने जो अपने पेट में अपनी औलाद को महसूस करते उसे समाती है और फिर 9 महीने बाद उस दुनिया में लाती है। लेकिन मेरे साथ कुछ और ही मामला होता था। मैं घर में सारा टाइम फ्री रहती थी, काम काज के लिए नौकर थे, इसलिए मैं हर वक्त इन्हीं सोचों का शिकार रहती थी। रात को जब मेरा शौहर अख्तर घर आता तो मेरा बुझा चेहरा देखकर उसके माथे पर अजीब से बल पड़ जाते थे। अख्तर मेरे अब्बू के साथ काम करता था। मैंने उसे अपने अब्बू के ऑफिस में ही देखा था और फिर मेरे अब्बू ने उसे खुद मेरे साथ शादी के लिए कहा। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। हम दोनों की शादी को 9 साल का वक्त गुजर गया था और इन 9 सालों में मैं 5 बार हामला हुई थी, लेकिन 5 बार ही मेरा हमल गिर गया था। अख्तर ने मेरा इलाज करवाने के लिए कोई गली नहीं छोड़ी थी। मुझे बिरोने मुल्क तक लेकर गया था, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब तो हर वक्त अख्तर भी मुझे ताने देता था, कहता था कि 9 साल हो गए हैं लेकिन मैं तुमसे अब थक चुका हूँ। इतनी सारी जायदाद है मेरे पास, लेकिन इस जायदाद का कोई वारिस नहीं है और ना ही मुझे आगे कोई उम्मीद है। मैं क्या करूंगा इतने पैसे का? मर गया तो सारा का सारा पैसा दूसरों के हवाले हो जाएगा। आज भी मैं गुमसुम बैठी उसकी बातें सुन रही थी। उसे क्या कह सकती थी? पिछले 2 साल से वो मुझे ऐसी ही बातें सुना रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से जानती थी जो वो चाहता था। मैं उसकी इजाजत उसे कभी भी नहीं दे सकती थी, लेकिन आज उसने साफ कह दिया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं रोने लगी। अख्तर, ये क्या कह रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ऐसा मत करो। तुम क्या समझते हो मुझे औलाद की जरूरत नहीं है? मैं अपनी औलाद को खो देने के बाद लोगों के इतना घटिया रवैये को भी बर्दाश्त करती हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर एक सौतन लाना चाहते हो। अख्तर को मुझसे मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि वो पिछले 9 सालों से मुझे ये बात कहते हुए कतरा रहा था, लेकिन वो एक आदमी था और इस मजबूरी बनने पर कुछ भी कर सकता था। किसी भी दूसरी औरत को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपना शौहर किसी के साथ शेयर कर सकती थी। वो कहने लगा, 2 औरतें तो मिलकर बैठकर दिल का बोझ भी हल्का कर लेती हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए, वो भी हर हाल में। मैंने अगर 1-2 साल और शादी ना की तो मजीद मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, अख्तर, तुम जैसा चाहे मेरा इलाज करवाते रहे हो, जो भी कहते हो, जैसे भी कहते हो, मैंने कभी तो इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे इस तकलीफ में मत डालो। इस बार उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथों से खींचा और उठकर बाहर चले गए। मैं पूरी रात रोती रही तो मेरी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। अख्तर मेरी उठने से पहले ही जा चुके थे। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकरानी नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस 1 कप चाय दे दो। मैं हाल के सोफे पर ही बैठ गई थी जहाँ वो नौकर शीशे की टेबल और गमले को कपड़े से साफ कर रहा था। वो मेरी हालत देखकर कहने लगा, आपको कोई मुश्किल है? आपके साथ कोई परेशानी है? आप क्यों हर वक्त इतनी उदास रहती हैं? मैंने अजीब अंदाज से उसे देखा। मैंने कहा, अपने काम से काम रखो। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस बात में इंटरेस्ट लेने की। वो दोबारा से शीशा साफ करने लगा। मुलाजमा ने मेरे सामने चाय रख दी और वो चली गई। मैंने चाय का कप पकड़ा और मैं चाय पीने लगी। वो कहने लगा, मालकिन, अगर आप किसी को अपना गम बताएंगी तो हो सकता है आपकी परेशानी दूर हो जाए। उसकी बात ने मुझे चुका कर रख दिया था।
मुझे हैरत इस बात की हुई थी कि वो कैसे जानता था कि मुझे कोई परेशानी है। उसे तो अभी आए हुए बस 1 महीना ही हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी ने भी बता दिया होगा। दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में ये आया, हो सकता है कि ये किसी पीर फकीर को ही जानता हो जो मेरी इस परेशानी को हल कर दे। मैंने कहा कि इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो। शायद वो पहले से इस बात के इंतजार में था। फौरन से सफाई वाला कपड़ा उसने एक तरफ रखा और मेरे पास आकर जमीन पर बैठ गया। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोई परेशानी है और मैं क्यों उदास और परेशान रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मुझे बड़ा दुख होता है आपके बारे में ये सब सुनकर। मुझे ये बात आपकी नौकरानी ने बताई थी। मैंने कहा तुम्हारे पास इस परेशानी का कोई हल है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, परेशानी का हल तो है, लेकिन छोड़ो, आप वो काम नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? मेरी बात सुनकर शकील खड़ा हो गया और कहने लगा, मैडम मुझे पता है आप वो काम नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और मैं हैरत से उसे देखती रह गई कि भला ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। मैंने मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाए थे। डॉक्टर हकीम किसी भी पीर फकीर को नहीं छोड़ा था। हालांकि मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैंने फिर भी पीरों फकीरों पर एतबार किया था। मुझे जिसने जैसा कहा मैं वैसे मान लेती थी। मैं वो काम करती लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन अब शकील की बात पर मुझे भी एक उम्मीद सी मिल गई थी। मैं किसी भी हाल में औलाद चाहती थी, चाहे मुझे कुछ भी करना होता। क्योंकि परेशानी ये भी थी कि अख्तर मुझसे दूसरी शादी का खुद ही कह चुके थे, लेकिन मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगले दिन मैं जब शॉपिंग के लिए घर से निकली तो उसी मुलाजिम शकील के साथ बाहर गई थी। गाड़ी में बैठते ही कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैंने उसे कहा कि वो मुझे बताए कि वो क्या इलाज है। मैं हर हाल में वो इलाज करवाना चाहती हूँ। वो कहने लगा, मैडम मैंने आपसे कहा तो था, ये आपके बस से बाहर है। औरत हर काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्या जो तुम इलाज बता रहे हो उसे मुझसे औलाद हो सकती है? वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल हो सकती है, और इस बात पर तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। जितने भरोसे से वो मुझे बातें कर रहा था, मुझे उसकी बातों पर यकीन होने लगा था। मैंने कहा, क्या कोई बाबा है जो इस चीज का इलाज करता है? कहने लगा, नहीं, उनके पास तो आप बहुत बार जा चुकी हैं और खाली हाथ ही लौटी हैं। मैं हैरान हुई थी कि ऐसे इलाज तो यही किस्म के लोग करते हैं। ये मुझे किस बारे में बताने से कतरा रहा है। मैंने बार बार उससे ये बात पूछी कि वो कैसा इलाज है, मुझे बताओ, लेकिन वो मेरी बात टाल जाता। जितना मैं उसे जिद करती उतना ही वो आदमी मुझे बताने को तैयार न था। अब तो मैं दिन रात बस यही सोचती रहती कि वो मुझे किसी तरह से इलाज के बारे में बताए ताकि मेरा घर भी टूटने से बच जाए। आजकल मैंने देखा था कि अख्तर मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। जब घर आता तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता और उसके बाद कभी किसी से कॉल पर बात करता तो कभी मैसेज पर। अगर मैं अख्तर से कोई बात शुरू भी करती तो वो मुंह बनाए हुए कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। आज भी मैं उस ड्राइवर के साथ एक शॉपिंग मॉल पर गई थी, जहाँ पर मैंने अख्तर को एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बैठे देखा था। वो उस लड़की को शॉपिंग करवा रहा था। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ये अख्तर की वही सेक्रेटरी थी। वो नौकर भी मेरे साथ था। मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख रहा था। अख्तर और वो लड़की कुछ कदम के फासले पर मेरे सामने एक शॉप के अंदर खड़े हंस रहे थे। वो लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी। मैं सामने खड़ी पागल हो चुकी थी, लेकिन अख्तर मेरा शौहर था। फिर मैंने उससे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा की थी। उसके साथ मैं किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले अख्तर की यही पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन मैंने आते ही इस लड़की की छुट्टी करवा दी थी। उस वक्त तो अख्तर ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन आज फिर अख्तर को इस लड़की के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपना शॉपिंग बैग वही रखा और तेज कदमों से चलती हुई अख्तर और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो दोनों ही चौंक गए थे। मैंने कहा कि ये कौन है? मेरा लहजा बहुत गुस्से भरा था। अख्तर ने कहा, अभी तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात करूंगा। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ कि ये कौन है? तुम कैसे किसी लड़की के साथ बाजारों में घूम फिर सकते हो? तुम मेरे शौहर और मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। जब मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूँ तो तुम मुझे मना कर देते हो कि तुम बिजी हो, और इस लड़की के साथ घूम फिरने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहुत से आते जाते लोग मुझे और अख्तर को देख रहे थे। अख्तर ने जब चारों तरफ देखा तो मुझे गुस्से से गूंजने लगा। मुझे कहने लगा कि बाजार में तमाशा मत लगाओ और घर जाओ। मैंने कहा, क्यों मैं घर जाऊँ? ये कौन है तुम्हारे साथ? तुम इसे नौकरी से निकाल चुके थे। मैं उस लड़की को बुरा भला कहने लगी। मुझे वो लड़की अख्तर के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी डांट सुनकर वो लड़की फौरन वहाँ से चली गई। इसके बाद अख्तर ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे माल से बाहर ले आया। वो मुलाजिम शकील भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। अख्तर ने मुझे गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ धकेल दिया और खुद ही मेरे बराबर में बैठ गया और शकील से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अख्तर मैं तुम्हें किसी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अख्तर मुझे जहर आलूद नजरों से देख रहा था। मुझे गुस्से से कहने लगा कि तुमने पहले ही मेरा शॉपिंग मॉल पर बहुत तमाशा बना दिया है, गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो। अख्तर का यही कहना था कि गाड़ी को एकदम ब्रेक लगी थी। झटके से गाड़ी रुकने की वजह से मैं और अख्तर आगे की तरफ झुके थे। अख्तर मुलाजिम से कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, गाड़ी क्यों रोकी तुमने? तो वो पीछे पलटकर देखने लगा और कहने लगा, साहब जी औरतों से ऐसे बातें नहीं करते। मैडम परेशान है, आप उन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि उसने अख्तर से ऐसा क्यों कहा। ये मेरा और अख्तर का मामला था। वो कौन होता है ये सब कहने वाला?
यही हाल अख्तर का भी था। इससे पहले कि वो मुझ पर गुस्सा करता तो नौकर से कहने लगा, अपनी औकात मत भूलो, तुम मुझे समझाओगे कि मुझे अपनी बीवी से कैसे बात करनी है। अपने काम से काम रखो और गाड़ी चलाओ। वो लड़का भी काफी गुस्से में था। उसने इस बात पर बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चलाई थी। जैसे ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए तो अख्तर मुझे कमरे में ले गया और कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? अगर तुमने ऐसे ही तमाशा लगाए रखा तो मैं सचमुच दूसरी शादी करके किसी लड़की को यहाँ ले आऊंगा। मैंने कहा कि मत भूलो कि जिस जायदाद पर तुम इतना अकड़ रहे हो ये सब मेरी है, ये कारोबार मेरा है, ये बंगला मेरा है। आज तक मैंने अख्तर को ये बात नहीं जताई थी, लेकिन अब बता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे अब्बू के साथ काम करते थे। ये सुनकर वो कहने लगा कि बड़ा नाज है ना तुम्हें अपने पैसे पर, इस घर पर। फिर वो मेरे पास आए और चिल्लाकर कहने लगे, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो तुम मुझे दे नहीं सकती। तुम्हें अपने पैसे पर इतना ही नाज है तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर तो मुझे लगा कि मुझ पर किसी ने आसमान गिरा दिया हो। अख्तर से कोई भी उम्मीद कर सकती थी, लेकिन तलाक की तो हरगिज नहीं। 1 मिनट में ही उसने मुझे तलाक दे दी और वहां से चला गया और कहने लगा, संभालो अपना घर और कारोबार। मैं देखता हूँ तुम सब कुछ कैसे संभालती हो। मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं बहुत पैसा बना चुका हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया और मैं यूं खड़ी थी जैसे कोई मुजस्समा हो। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर मुझे चेक कर रही थी। वो नौकर शकील और घर की नौकरानी भी मेरे कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो पूछने लगा, आपको क्या हुआ था? मैं उसे क्या बताती कि मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कुछ दवाई देकर कहने लगे कि ये दवाई मंगवा कर ले लो, आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर अब घर से जा चुकी थी। शकील ने उस घर की नौकरानी से कहा कि मालकिन के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ और नौकरानी भी कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का चलता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हैं। ये बात सुनकर मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो कैसे जानता था? क्योंकि जो बातें अख्तर ने मुझे कही थी वो कमरे में ही की गई थी। मैंने कहा कि तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? मेरा लहजा बिल्कुल टूटा हुआ था। वो कहने लगा कि मुझे आपकी फिक्र थी, इसलिए मैं आपके कमरे में के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि मालिक भी गुस्से में थे और आप भी मुझे डर लग रहा था कि मालिक कहीं आप पर हाथ ना उठा दे। इसलिए आपके बीच होने वाली बातें मैं सुन चुका था। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि अगर मेरी औलाद होती तो अख्तर मुझे कभी यूं ना छोड़ता। वो कहने लगा कि अगर आप इलाज करवाएं तो आपको औलाद हो सकती है। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे इलाज करवाऊंगी और किसके लिए? अख्तर ने तो मुझे तलाक दे दी है। वो कहने लगा कि आप मुझसे शादी कर लें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और औलाद भी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि पहले जब मैंने उसे इलाज का कहा तो वो इनकार करता रहा। जैसे ही अख्तर ने मुझे तलाक दी तो वो बोला अगर मैं उसे शादी कर लूं तो मुझे औलाद भी हो जाएगी। मेरा सर चकराने लगा था। मैंने उसे कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन पूरा वक्त मैं यही सोचकर गुजारा था कि एक बार उसकी बात मान लेने में कोई हरज नहीं है। गुस्से में आकर अख्तर ने मुझे तलाक तो दे दी है। अगर मैं उस मुलाजिम से शादी कर लूं और मुझे सच में औलाद हो जाए तो मैं उसे तलाक ले लूंगी और दोबारा अख्तर से शादी कर लूंगी। वो मुझे अपना लेंगे क्योंकि उन्हें मुझसे औलाद ही तो चाहिए थी। वो मुझे मिल जाएगी। मैंने उस नौकर से कहा कि मुझे उससे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर वो खुश हो गया। 3 माह बाद ही मेरी शादी उस नौकर से हो गई जिसका नाम शकील था। मैं कुछ ज्यादा तैयार नहीं हुई थी क्योंकि ये मेरी कोई दिली ख्वाहिश नहीं थी, एक मजबूरी की शादी थी। रात को वो मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक औरत के लिए शायद ये बहुत मुश्किल होता है कि अपनी जिंदगी में किसी दूसरे आदमी को शामिल करना। मैं भी ऐसे ही परेशानी से गुजर रही थी। बस वो अपना हक मुझसे वसूल कर चुका था। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब 1 महीने बाद ही मैं हामला हो गई थी, लेकिन फिर मुझे वही डर लग रहा था कि कहीं 6 महीने बाद फिर से मेरा बच्चा ना गिर जाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने एक बेटे को पैदा किया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर से वही सवाल मेरे दिमाग में मचलने लगे थे कि आखिर इसने ऐसा मेरे साथ क्या किया है कि मैंने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया है। मैंने शकील से इस बात का जिक्र किया तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, आपको औलाद चाहिए तो वो मिल गई है, तो अब क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कहा कि ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा। मैंने कहा कि मैं अख्तर से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या वाकई तुमसे शादी करने से मुझे औलाद हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो कहने लगा कि जिस धोखेबाज के साथ आप रह रही थी वो खुद ही आपसे औलाद नहीं चाहता था। हर 6 महीने बाद वो आपको कोई ऐसी दवाई दे देता था जिससे आपका बच्चा खत्म हो जाए। ये सुनकर तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। आपके शौहर ने आपसे सिर्फ पैसों के लिए लालच में शादी की थी। वो एक कामयाब शख्स बनना चाहता था, लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करता था। मोहब्बत उसी लड़की से करता था जिसको आपने माल में उसके साथ देखा था। आपके शौहर ने सिर्फ आपके पैसे का इस्तेमाल किया है और इस तरह उसने ठीक ठाक रकम इकट्ठी कर ली है। आपसे तो ना उन्हें औलाद चाहिए थी और ना ही आपका साथ चाहिए था। ये कहकर उसने मुझे फोन थमा दिया जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड थी, जिसमें अख्तर फोन पर उस लड़की से बात कर रहा था कि प्लान कामयाब हो गया है। अब उसके पास इतनी दौलत है कि उसे ना तो मेरी जरूरत है और ना ही मेरे किसी एहसान की। शकील कहने लगा कि ये सब बातें मैं उस वक्त सुन चुका था जब मैं इन्हें यहाँ नौकरी शुरू की थी। इसके लिए मुझे आपसे हमदर्दी होने लगी थी। तब ये हमदर्दी प्यार में बदल गई।
मुझे पता था कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपके शोहर ही आपके साथ वफादार नहीं था। क्या अभी भी आप उस आदमी के साथ रहना चाहती हैं? शकील ये कहकर कमरे से बाहर चला गया और मैं भी शकील से प्यार करने लगी थी और मैं उसके साथ ही रहने लगी थी। ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा जिसके साथ जबरदस्ती की जाए, जो आपके साथ रहना ही ना चाहता हो। यकीनन शादी मियाँ बीवी के लिए एक ऐसा रिश्ता होता है जो उस जोड़े को पाक और साफ बनाता है, दोनों में मोहब्बत और प्यार रखता है, दोनों एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं। जब चाहो एक दूसरे को इस्तेमाल करो। लेकिन अख्तर ने मेरा और मेरी दौलत का गलत इस्तेमाल किया। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद मुझे औलाद के लिए इतना ख्वार ना होना पड़ता। मैंने अख्तर पर केस कर दिया था और अपनी तमाम तर जायदाद उससे वापस ले ली थी। अब सिवाय पछताने के उसके पास कुछ नहीं रहा और मैं अपने नौकर के साथ ही बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, क्या मेरा ये फैसला सही है कि मैं शकील के साथ अपनी आगे की पूरी जिंदगी गुजार रही हूँ? क्या पैसे के लिए अपने जीवन साथी को छोड़ देना अच्छी बात है? दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।